Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. बच्चों, बायो की क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. इसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कोऑर्डिनेशन. तो बच्चों, पहले समझते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है. देखें, आम लाइफ के अगर हम अपने तमाम काम को देखें तो इन तमाम कामों में मुख्तलिफ ऑर्गन्स, अगर हम ये काम करने तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप एक सोफे पे बैठकर रीडिंग कर रहे हो तो उस वक्त रीडिंग करने के लिए, इस काम को परफॉर्म करने के लिए आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं. रीडिंग के दौरान आपकी आंखें, आपके हाथ के मसल्स, उंगलियों के मसल्स, जबान, पैर, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे होते हैं. सिमिलरली अगर आप दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए आपके हाथों में मौजूद बहुत सारे मसल्स, बहुत सारी आपके पैरों के मसल्स, हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, आपकी आंखें, ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं तो आप भाग पा रहे हैं. कंप्यूटर पे बैठे हुए अगर आप सपोज करें टाइपिंग कर रहे हैं तो इस टाइपिंग करने के लिए भी आपको अपने जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को मिलाकर काम करना है. टाइपिंग के दौरान आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपके हाथों के मसल्स, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी जबान, ये सब मिलकर काम कर रहे होते हैं तो आप टाइपिंग कर पा रहे होते हैं. इसी तरीके से अगर आप अपनी क्लास में बैठकर बोर्ड पर मौजूद लेक्चर को नोट डाउन कर रहे हो तो इस काम को करने के लिए भी आपको अपने जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को मिलकर काम कराना है. लेक्चर नोट करने के दौरान आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके कान, आपके जबान, आपकी उंगलियों में मौजूद मसल्स, ये सब मिलकर काम कर रहे होते हैं. तो बच्चों, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स का मिलकर काम करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है. किसी भी काम को हमें अगर अंजाम देना है, परफॉर्म करना है, तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए हम अपने मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को मिलाकर काम करवाते हैं. मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का मिलकर काम करना ताकि एक प्रॉपर तरीके से एक रिएक्शन, एक काम किया जा सके, इसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है. सब कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नीडेड? पहला इस्तेमाल है जी, आपकी पूरी जिंदगी में जितने भी काम होते हैं, सारे काम को परफॉर्म करने के लिए आपको मुख्तलिफ ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए. किसी भी काम को आप ले लें, अगर आप खाना खा रहे होते हैं तो निवाला हाथ से मुंह में ले जाने के लिए आपको मुंह, हाथ, आंखें, इन सब की कोऑर्डिनेशन चाहिए. अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको आंखें, कान, हाथ, पैर, इन ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए तो आपकी ड्राइविंग मुमकिन होगी. किसी से बैठकर बात कर रहे हैं तो आपकी आंखें, आपकी कान, आपकी जबान, आपका हाथ, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे तो आप अपने दोस्त के साथ बैठकर बात कर सकते हैं. तो तमाम काम करने के लिए हमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है. उसके अलावा एनवायरनमेंट से अपने आप को इंटरेक्ट करने के लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है. आपके एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली हो, वो तब्दीली आपको पता चल जाए और उस तब्दीली के हिसाब से आप कोई रिएक्शन करें, इसको कहते हैं हम इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट. मिसाल के तौर पे आप बाहर जा रहे हैं और बारिश हो जाती है तो ये आपके एनवायरनमेंट में एक तब्दीली हो गई और आप इस तब्दीली के एतबार से एक रिएक्शन करेंगे. आपके पास आप देखेंगे कोई हुड है, कोई शेड है, आप उसके नीचे जाके खड़े हो जाएंगे बारिश से बचने के लिए. सो ये जो आपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट किया, आपके एनवायरनमेंट में एक तब्दीली हुई, आपने उस तब्दीली को डिटेक्ट किया और उसके हिसाब से आपने एक प्रॉपर रिस्पॉन्स किया. ये जो इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है विद एनवायरनमेंट, इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है. आपके एक ऑर्गन ने एनवायरनमेंट में तब्दीली जो हुई है वो डिटेक्ट करी, फिर उसने कोऑर्डिनेट किया आपके दिमाग से, क्योंकि असल बड़ा ऑर्गन होता है, कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है. उसने देखा क्या तब्दीली हुई है और उसने फिर आपके हाथ पैर के मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट किया और आपके हाथ पैर के मसल्स मूव हुए
और आपने रिस्पॉन्स दिया और आप शेड में जाके चले गए। सिमिलरली अगर आपको कोई आवाज़ लगाता है, आप जो गर्दन मोड़ के उसको देखते हैं, ये भी यही है जी, इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट में तब्दीली हुई, किसी ने आपको आवाज़ लगाया, आपने रिस्पॉन्स किया, उसकी तरफ देख के आपने उससे पूछा जी क्यों आवाज़ लगा रहे हो। सो ये भी इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट है। इसमें भी आपके कान ने डिटेक्ट किया है, दिमाग ने डिसीजन लिया है, और फिर डिसीजन जो है आपके गर्दन के मसल्स तक पहुंचाया गया और आपके गर्दन के मसल्स ने रिस्पॉन्स किया और आपकी गर्दन बैंड हुई। सो ना सिर्फ आपको अपने तमाम काम करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए, बल्कि ये जो हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी हमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। माहौल में अगर कोई तब्दीली हो उसे डिटेक्ट करें, डिसाइड करें कि इस तब्दीली के हिसाब से क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए और फिर वो रिस्पॉन्स करें। ये इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट कहलाता है और इस काम के लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसके अलावा जो होम्योस्टेसिस होती है वो भी बगैर कोऑर्डिनेशन के नामुमकिन है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारे माहौल में कुछ तब्दीलियां हो जाती हैं जिसका हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पर गलत असर पड़ता है, तो फिर हमारी बॉडी कुछ एक्शंस करके हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को वापस ओरिजिनल स्टेट में लाती है। इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मिसाल के तौर पे अगर हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया, हमारे ब्लड में शुगर लेवल, ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया, तो फौरन हमारी बॉडी एक्शन करेगी और हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगी। इसको हमने होम्योस्टेसिस कहा था। और यकीन माने होम्योस्टेसिस में भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस होम्योस्टेसिस को अंजाम देने के लिए हमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। एक ऑर्गन होगा जिसने आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज को डिटेक्ट किया, उसने फौरन आपके दिमाग को बताया, दिमाग ने डिसाइड किया। एक ऑर्गन ने जो है वो हार्मोन रिलीज किया, एक ऑर्गन ने जो है वो शुगर में, ब्लड में से ग्लूकोज को लेना शुरू कर दिया। इसी तरह आपको बाहर टेम्परेचर कम हो गया तो आपने ये डिटेक्ट किया, आपके दिमाग ने डिसाइड किया और आपके बॉडी ने एक्शन दिया, जी आप कब आ रहा है। ये होम्योस्टेसिस हुआ। और होम्योस्टेसिस में भी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन हमारे जिस्म में बहुत ज़रूरी है। हमें जिंदा रहने के लिए तमाम काम जो हमें करने होते हैं, खाना खाना, पीना, भागना, चलना, दौड़ना, पढ़ना, उठना, बैठना, इन सारे कामों के लिए आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन का मतलब मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का मिलकर काम करना ताकि एक प्रॉपर रिस्पॉन्स पैदा हो सके। इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हमारे जिंदा रहने के लिए जितने भी काम हैं उन सारे कामों के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। एनवायरनमेंट से अगर हमें इंटरेक्ट करना है उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। होम्योस्टेसिस जो होता है उसमें भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। अब आते हैं जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोऑर्डिनेशन कितनी किस्म का होता है। सो बच्चों, जानदारों में दो टाइप का कोऑर्डिनेशन होता है, दो किस्म का कोऑर्डिनेशन होता है। एक कहलाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जब कोऑर्डिनेट करेगा तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, जिसको हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करेगा। नर्व इम्पल्स एक्चुअल में एक हल्के से करंट का झटका होता है। जैसे आपके घरों में होता है ना बिजली झटके, ऐसे एक हल्का सा करंट का झटका होता है, उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स नर्व के जरिए दौड़ती हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, और इस तरह आपके ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जो एक एग्जाम्पल ली कि जी किसी ने हमें आवाज़ लगाई और हमने मुड़ के पूछा जी कि आपने क्यों हमें आवाज़ लगाई है, तो इसमें जब कान पर आवाज़ पड़ी तो कान से एक नर्व इम्पल्स दिमाग तक गया, दिमाग ने डिसाइड किया क्या करना है और दिमाग ने एक नर्व इम्पल्स गर्दन के मसल्स को भेजा और गर्दन जो है हमारी बैठ गई। तो यहाँ हमने क्या देखा, कान, दिमाग और गर्दन के मसल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक इम्पल्स के जरिए। इसे कहते हैं हम नर्वस कोऑर्डिनेशन।
सो वो कोऑर्डिनेशन जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स जब कोऑर्डिनेट करेंगे तो किस चीज का सहारा लेंगे? नर्व इम्पल्स का, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल का, जो कि एक हल्का माइल्ड सा करंट है, तो उसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। और बच्चों दूसरे किस्म का कोऑर्डिनेशन जो जानदारों में पाया जाता है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने क्या देखा कि दो ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जब कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो किसके जरिए करेंगे? एक इम्पल्स के जरिए। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जब दो ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करना होगा ना एक दूसरे से, तो वो एक केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। उस केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं हार्मोन। वो हार्मोन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रेवल करता है, और जैसे ही दूसरे ऑर्गन को वो हार्मोन मिलेगा तो दूसरा ऑर्गन अपना एक प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। दिमाग को सपोज करें, आपका जो ब्रेन है उसने जो है वो आपके बोन्स को कहना है जी कि ग्रोथ करो, बढ़ाओ अपने आप को। तो ब्रेन में मौजूद एक ग्लैंड होता है, वो एक हार्मोन बनाता है, वो ब्लड के थ्रू आपकी हड्डियों तक जाता है और फिर हड्डियां ग्रोथ करने लगती हैं। तो यहाँ ब्रेन आपकी हड्डियों से कोऑर्डिनेट कर रहा है किसी इम्पल्स के जरिए नहीं, एक केमिकल सब्सटेंस के जरिए। सो अगर हमारी बॉडी में एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेट कर रहा है एक केमिकल सब्सटेंस के जरिए, तो उस केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं हार्मोन, और इस तरह की कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो दो तरह की कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ी, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, इन दोनों में और कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। तो बच्चों नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये नर्व इम्पल्स से हो रही है। दो ऑर्गन्स जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको बताया कि दो ऑर्गन्स जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो एक केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स। तो एक डिफरेंस ये हो जाता है। दूसरा, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में चूंकि ऑर्गन को एक दूसरे से इम्पल्स के जरिए कोऑर्डिनेट करना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के जरिए कोऑर्डिनेट करना है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाहिर है आर्म सेल्स तो हैंडल नहीं कर सकते। आपकी बॉडी में आर्म सेल्स तो इलेक्ट्रिसिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो इस नर्वस कोऑर्डिनेशन में खास सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये पूरी नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये जो इम्पल्सिस लाने ले जाने के होंगी, नर्व्स होंगी, ये दिमाग आपका, ये सारा एक खास किस्म के सेल से बना हुआ होता है जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स नाम के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में चूंकि हार्मोन्स बन रहे होते हैं, ये भी एक स्पेशलाइज काम है। सो हार्मोन्स हर सेल तो नहीं बनाएंगे, हार्मोन्स बनाते हैं खास किस्म के सेल्स जिनको हम कहते हैं सेक्रेटरी सेल्स, और ये जिन ऑर्गन्स में होते हैं उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं ग्लैंड्स। सो यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन में चूंकि एक खास चीज बन रही होती है हार्मोन्स, तो उन्हें बनाने वाले सेल्स होते हैं सेक्रेटरी सेल्स। सो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए इम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, नर्वस कोऑर्डिनेशन में चूंकि इम्पल्स बनना, ट्रैवल करना होता है, तो यहाँ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में चूंकि हार्मोन्स बन रहे होते हैं, तो इन हार्मोन्स को बनाने के लिए खास किस्म के सेल्स इस्तेमाल होते हैं जिनको हम कहते हैं सेक्रेटरी सेल्स। फर्दर डिफरेंस ये है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है रैपिड इन एक्शन एंड हैज इफेक्ट विच आर शॉर्ट लिव्ड, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन बड़ी तेज होती है क्योंकि करंट है। नर्व इम्पल्स क्या है, एक हल्का सा करंट, और करंट की स्पीड बहुत तेज होती है। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में जब दो ऑर्गन्स, एक ऑर्गन ने अपना काम करा, दूसरे ऑर्गन ने काम करना है, इम्पल्स भेजा जाएगा, इम्पल्स मिलेगा तो उस ऑर्गन ने अपना काम करना है, ये बड़ी जल्दी हो जाएगा। कोई हो जाता है ये क्योंकि इम्पल्स बड़ी जल्दी से ट्रेवल करते थे। सो दिस नर्वस कोऑर्डिनेशन रैपिड इन एक्शन है और इसके इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जैसे इम्पल्स आया, इफेक्ट हुआ और खत्म। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो होती है क्योंकि आपके जो हार्मोन्स होते हैं
वो ब्लड में डिजॉल्व होते हैं, फिर ब्लड की सर्कुलेशन के जरिए अपने टारगेट तक जाएंगे। फिर टारगेट पर आने के बाद उस ऑर्गन ने जो है इस इम्पल्स इस हार्मोन को लेने के बाद अपना काम करना है, तो स्लो हो जाएगा ये काम। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन बड़ी तेज होती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन आपको सिर्फ हायर एनिमल्स में मिलेगा। हायर एनिमल्स की बॉडी में होता है, ये जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे कि मैमल्स हो गए, इंसान, गधा, घोड़ा, परिंदे हो गए, फिशेस हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, इनमें होता है बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन आपको दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट, फंगस, एनिमल्स, हायर एनिमल्स, सब में मिलता है। ठीक, तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। प्लांट वगैरह केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं बस, प्लांट, फंगस और जितने भी ये लोअर एनिमल्स होते हैं, स्पंजेस वगैरह, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सब में ना सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन है, उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है। जबकि ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें होता है जी नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है, दोनों होते हैं। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन चूंकि इम्पल्स के जरिए हो रही है, जल्दी हो जाती है, इफेक्ट भी छोटे हैं, लिहाजा इसको हम कहते हैं एडवांस टाइप है ये कोऑर्डिनेशन की, अच्छी टाइप। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन एक प्रिमिटिव टाइप, एक पुरानी टाइप है। जैसे होता है ना मोबाइल का एक पुराना मॉडल होता है, एक नया मॉडल होता है, तो यूं समझ लें केमिकल कोऑर्डिनेशन पुराना मॉडल है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एक नया मॉडल है, एडवांस मॉडल। अब आते हैं आज के लेक्चर के से रिलेटेड सेक्शन 1 के एमसीक्यूज पर। एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। आज हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स हमने देख ली, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो आज के लेक्चर से रिलेटेड पहला एमसीक्यूज है द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। कोऑर्डिनेशन की वो टाइप जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल का इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, जिसको हम दूसरी जबान में इम्पल्स कहते हैं, ये जिस कोऑर्डिनेशन में यूज होती है उसको हम नर्वस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स। वो कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है जिसमें न्यूरॉन्स नाम के जो सेल हैं उनका इस्तेमाल हो रहा होता है? नर्वस, केमिकल, मैकेनिकल या ऑल ऑफ दिस? तो न्यूरॉन्स का इस्तेमाल होता है जी एडवांस टाइप की कोऑर्डिनेशन में, जिसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगला एमसीक्यूज, इट इज रैपिड इन एक्शन एंड देयर इफेक्ट्स आर शॉर्ट लिव्ड। बड़ा ही जल्दी हो जाता है जी कौन सा वाला कोऑर्डिनेशन, और उनके इफेक्ट्स भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं जी, कम वक्त के लिए होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये खूबी, केमिकल कोऑर्डिनेशन में है, मैकेनिकल में या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर भी है नर्वस कोऑर्डिनेशन। द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिबिटेड बाय प्लांट्स। प्लांट्स कौन सी वाली कोऑर्डिनेशन शो करता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, मैकेनिकल या बोथ ए एंड बी, यानी कि नर्वस भी और केमिकल भी। सो मैंने आपको अभी बताया केमिकल कोऑर्डिनेशन सब में है, नर्वस कोऑर्डिनेशन हायर एनिमल्स में है। सो प्लांट तो है, प्लांट में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्यूशंस पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन कोऑर्डिनेशन विद एग्जाम्पल। कोऑर्डिनेशन को आपने डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो मैंने आपको बताया मुख्तलिफ ऑर्गन्स का मिलकर काम करना। मुख्तलिफ ऑर्गन्स किसी भी एक काम को परफॉर्म करने के लिए आपने मुख्तलिफ ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर काम कराना है, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन की हेडिंग डाली, व्हेन अ फंक्शन नीड्स टू परफॉर्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रन, डिफरेंट मसल्स ऑफ आर्म्स and legs work in coordination with each other. Due to this coordination, the muscles contract in the correct sequence. Question number 2, define the types of coordination in organisms. Organisms में coordination की जो types होती हैं, nervous coordination, chemical coordination, उन्हें define करना है। तो हमने हेडिंग डाल दी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की, और सबसे पहले बताया कितनी कोऑर्डिनेशंस होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। First one, nervous coordination, coordination which is brought about by means of electrochemical signal is called nervous coordination. The electrochemical signal is called nerve impulse.
और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने लिख दिया कोऑर्डिनेशन विच इज ब्रॉट अबाउट बाय रिलीजिंग स्पेशल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। तो ना सिर्फ हमने इसमें दोनों कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन भी बता दी बल्कि तो जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। दोनों टाइप की जो कोऑर्डिनेशन है उनमें आपको डिफरेंसेस लिखने हैं, ये भी हमने पढ़ लिए। वो तमाम डिफरेंसेस लिखे हुए हैं जो आपको अभी हमने लेक्चर में दिखाए थे, तो नोट डाउन करना चाहें कर लीजिएगा यहाँ से। और अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाई द नर्वस कोऑर्डिनेशन इज फास्टर देन केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन से तेज क्यों है? हमने डिफरेंस में कहा ना रैपिड होती है, तो व्हाई? क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में इम्पल्सिस का इस्तेमाल हो रहा होता है और इम्पल्सिस की रफ्तार ज्यादा है, वो बहुत तेज भागते हैं, जल्दी हो जाती है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है जिनको ट्रैवल करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, तो दैट इज व्हाई दे आर स्लो। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस बाय मींस ऑफ नर्व इम्पल्स सिंस the signaling is in electric form, so the nervous coordination is faster than chemical coordination. Question number 5, which of the two coordination is better and why? इन दोनों में से अच्छी कौन सी है और क्यों? तो एडवांस टाइप की कोऑर्डिनेशन जो है, डिफरेंसेस में हमने बात की कि एडवांस टाइप की जो कोऑर्डिनेशन है वो हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन को। क्यों? क्योंकि इसमें इम्पल्सिस का इस्तेमाल हो रहा होता है, लिहाजा ये रैपिड होती है, जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेट हो जाते हैं ऑर्गन्स, काम हमारा जल्दी हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड होते हैं। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन इज एन एडवांस एंड बेटर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन बिकॉज इट इज फास्टर देन केमिकल कोऑर्डिनेशन। इट्स एक्शंस आर रैपिड एंड क्विक। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं इनमें कोऑर्डिनेशन को जरा एक्सप्लेन करना है। तो ये हम बात कर चुके हैं कि दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी, लिहाजा ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स हैं इनमें भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती हैं। बट जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ हायर एनिमल्स में आपको मिलती है, लिहाजा लोअर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट में हमें सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन मिलती है, हार्मोन्स वाली। हार्मोन्स बनाते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, हार्मोन्स काम करते हैं। इनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन तो नहीं होती। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के हार्मोन्स को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। कुछ खास टिश्यूज होते हैं वो ये हार्मोन्स बनाते हैं। अब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ट्रैवल करके एक यानी कि जिस ऑर्गन तक जाना है, जिस पार्ट तक जाना है, ट्रैवल करके जब उस पार्ट तक जाएंगे, उन पार्ट्स को जैसे ये हार्मोन मिलेगा वो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे। इस तरह एक ऑर्गन ने दूसरे ऑर्गन को काम करने का कहा, कोऑर्डिनेट किया। सो कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स, एल्गी, फंगस, प्रोटोजोआ, प्रोकैरियोट एंड प्लांट्स, ये सारे आ गए। लोअर ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, प्लांट भी आ गए। हैव केमिकल कोऑर्डिनेशन, इनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। ऑन रिसीविंग स्टिम्युलस, स्टिम्युलस मिलने के बाद माहौल में जो तब्दीलियां होती है ना, जिससे ये सारा काम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं स्टिम्युलस। तो जैसे पौधे को या इन ऑर्गेनिजम्स को कोई भी स्टिम्युलस मिलता है, जी कोई काम करना है, इनको माहौल में कोई तब्दीली हुई है और उस तब्दीली के हिसाब से इन्हें कोई काम करना है, दे रिलीज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, विच आर कॉल्ड फाइटोहार्मोन्स, जिनको हम क्या कहेंगे, फाइटोहार्मोन्स कहते हैं। दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट और इनहिबिट अदर सेल्स, ये हार्मोन्स ट्रैवल करके दूसरे सेल्स या टिश्यूज तक जाएंगे और किसी काम को शुरू कर देंगे, या कोई काम हो रहा होगा तो उस काम को बंद कर देंगे, ऑन या ऑफ। तो दे हार्मोन स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट कर देंगे अदर सेल्स और टिश्यूज को, और इस तरह ये अपने कामों को रेगुलेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, इस तरह मूवमेंट को, ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को। तो ऐसे लिविंग लोअर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, इनके पास सिर्फ हार्मोन्स वाली कोऑर्डिनेशन है। हार्मोन्स जब भी इन्हें जो है, मिसाल के तौर पे एक टिश्यू जो है
वो एक काम कर रहा है, अब इन्हें उस काम को रोकना है। क्या करेंगे, हार्मोन रिलीज करेंगे। जैसे ही वो हार्मोन उस ऑर्गन तक जाएगा, उस पार्ट तक जाएगा, वो अपना काम बंद कर देगा। या फिर अगर एक टिश्यू है जी, उस टिश्यू से काम करवाना है तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और जैसे वो टिश्यू रिसीव करेगा इन मॉलिक्यूल्स को, वो अपना काम शुरू कर देगा। सो दैट इज टुडेज लेक्चर। आज हमने देखा कोऑर्डिनेशन क्या होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह का जो कोऑर्डिनेशन है उसको हमने डिटेल में पढ़ा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को और डीप में स्टडी करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।